नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह 3 विषय। क्या हमारा मोबाइल फट सकता है? दूसरा, विदेशी मामलों में सोच समझकर बोलना कब सीखेंगे मोदी जी? और तीसरा, आकाश आनंद ने स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी किसके साथ खड़ी है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। आप मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे हैं। और आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि चैनल आपके इस आर्थिक सहयोग से सुगमतापूर्वक चल सकता है। तो सबसे पहली बात, क्या हमारा मोबाइल फट सकता है? ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि जो पिछले अक्टूबर 2023 में जो हमास और इन लोगों ने जो हमला किया गाज़ा पट्टी में इजराइल के ऊपर, वो रुकने का नहीं, वो थम नहीं रहा है। और उसमें इजराइल और हमास के बीच का जो झगड़ा है गाज़ा पट्टी को लेकर, वो है उसमें अब हमास के साथ खड़ा हो गया है लेबनान। हिजबुल वहाँ पे उनके जो हैं वो दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। ईरान को उसको बैक कर रहा है और ये लड़ाई लंबी चलती जा रही है। यूएन में कल ही एक रेजोल्यूशन पास हुआ, हालांकि हिंदुस्तान ने उसमें अपने को एब्सेंट किया, जिसमें कंडम किया गया है इजराइल को, और इजराइल को ये सब रोकने के लिए कहा गया है। वो पास हो गया है उसमें। लेकिन जो मूल मुद्दा है, जिस वजह से कर रहा हूँ, कि एक बहुत खतरनाक चीज़, अब अगर आप इसको देखें तो बहुत खतरनाक चीज़ हुई है। क्या हुआ? लेबनान में जो हिजबुल के लोग हैं या जो भी हैं, उसमें कल या परसों वो पेजर लेके लोग घूम रहे थे, और उस पेजर में मैं एक दो लगा दूंगा, कोशिश करूंगा, वो पेजर अपने आप बम बन गया, वो एक्सप्लोड कर गया, और जो व्यक्ति के पास था वो मरा, अगल बगल के लोग भी घायल। कुल जैसा जो अभी तक के वो आ रहे हैं, उसमें इस पेजर वाले अटैक में करीब 12 लोग मरे, और अब ये आ रहा है, पहले 2800 था, फिर 3000 हुआ, फिर शायद 3 से 4000 लोग इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि जहां पे वो फट रहा है वहां। अब पहले तो ये बात, फिर उसके मेन मुद्दे पे आता हूं। ये जो पेजर है, ये इसमें ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें थोड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव रखा गया था। ये पेजर ताइवान की एक कंपनी है, गोल्ड अपोलो, उसके ब्रांड नेम से हंगरी बुडापेस्ट में ये असेंबल हुआ था। ताइवानीज कंपनी का कहना है कि हमने उनको लाइसेंस दिया हुआ था हमारा नाम यूज़ करने के लिए, और हंगरी से बन के ये यहाँ पहुँचा था। अब अभी भी ये जांच का विषय है कि उसमें क्या एक्सप्लोसिव रखा गया था या कुछ और मेथड था। कल इजराइल ने एक दूसरा धमाका किया। इजराइल ने फिर से लेबनान में अब की वॉकी टॉकी से उन्होंने को बम बना दिया, और इसमें करीब 20 लोग मर चुके हैं और 450 से ज़्यादा घायल हैं। अब ये संख्या बढ़ती रहेगी मतलब इसमें कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग हो सकता है अस्पताल में डेथ हो जाए। तो ये फिगर है जो इसमें सबसे जो गंभीर बात है, और जो किसी के लिए भी है, हमको और आपको सोचना होगा कि हम और आप सुबह से शाम तक मोबाइल लेके घूमते हैं। अब अगर एक पेजर जो इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है, उसी तरह से वॉकी टॉकी जो इंटरनेट से नहीं कनेक्ट, अगर उसको आज की टेक्नोलॉजी उसको बम बना सकती है और उसको उड़ा सकती है, तो फिर ऊपर वाला ही जाने कि अपने हाथ में हम क्या लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब ये सारे जो डिवाइसेस हैं, उनको आज टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई है कि इसको डेटोनेट कर सकती है जब वो चाहे तब, जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है। पेगासस की बात पहले होती थी, लोग कहते थे अरे यार पेगासस आपके कमरे में, आपके घर में, आपको ना केवल बात सुन रहा है, आपको देख रहा है। उसी तरह से ये टेक्नोलॉजी जो इजराइल ने डेवलप कर लिया, इजराइल उसको डेवलप करके कहाँ कहाँ बेच रहा है, क्या क्या कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बम का शेप ले सकती है। अब इसके रिपरकशन समझिए। आपको याद है, हम सब, ये बहुत पहले भी हुआ था, कई बार हुआ था, कि चाइना से जो हम अंधाधुंध इंपोर्ट कर रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम,
उसका हश्र क्या होगा। मुंबई का पूरा पावर ग्रिड फेल हो चुका है, वो कहा गया था कि वो एक साइबर अटैक था। फिर आपको याद है एम्स के पूरी फाइल को हैक कर दिया गया था, वो भी कहा गया था साइबर अटैक। ये क्या है? और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन, चूंकि हम लोग इतना, जिस दिन चीन का मन होगा उस दिन वो हमारे उसको पूरा क्रिपल कर सकता है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारी बैंक में लेन देन रुक जाएगा क्योंकि आज सब कुछ इसी पे है। हमारे जहाज कम्युनिकेशन रुक सकता है, पूरी तरह से बाधित हो सकता है, चाहे जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि सब कुछ अब जीपीएस और इंटरनेट और कैसे, इस जो सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। हम बिल्कुल पंगु किए जा सकते हैं। ये गंभीर विषय है, सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको आज मतलब सिर्फ ये कह के नहीं, मेक इन इंडिया नहीं, आपको पूरी तरह से अपने इंडिजिनियस, जिसमें कोई भी एक भी अंश विदेशी ना हो, ना इंपोर्ट करिए ना वो करिए, कुछ इस तरह का मुझे मालूम नहीं, मतलब इसका आंसर तो साइंटिस्ट ही लोग देंगे, लेकिन भयावह स्थिति है। और एक इससे रिलेटेड बात और है, अगर कोई 100-200 किलोमीटर दूर बैठ के आदमी अगर वॉकी टॉकी को बम बना के उड़ा, उसमें बम मतलब विस्फोट कर सकता है, अगर पेजर पे कोई विस्फोट कर सकता है दूर से बैठ के, तो ईवीएम को क्यों नहीं रिग कर सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा आसान है, बम बनाने से ज़्यादा उस ईवीएम को कैसे इफेक्ट किया जाए, कैसे क्या किया जाए, इस टेक्नोलॉजी से एक अंदेशा इस पे भी आ रहा है। अब दूसरी बात, विदेशी मामलों में सोच समझकर बोलना कब सीखेंगे मोदी जी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक थोड़ी फिर से ये भी गंभीर मामला है। यूएसए में गुरप्रवंत सिंह पन्नू ने एक मुकदमा इंडिया के जो रॉ अधिकारी हैं और जो एनएसए हैं अजीत डोवाल साहब के ऊपर दायर किया है। अब पहले ये समझ लिए कौन है ये पन्नू। पन्नू एक सिख फॉर जस्टिस के लीगल एडवाइज़र और स्पोक्सपर्सन है। पन्नू का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था और वो अब भारत सरकार ने उनको उनको आतंकवादी घोषित कर चुके हैं हम लोग 2020 में। और वो खालिस्तान की डिमांड करते हुए जगह जगह भारत के बारे में घटिया बातें, गंदी बातें और थ्रेट्स, इस तरह के बयान जब तब जारी करता रहता है। अपने को यूएसए और कनाडा का ड्यूल सिटीजन बताता है और भारत विरोधी स्टेटमेंट, कोई ऐसा मौका नहीं होता जब वो चूके वो भारत विरोधी स्टेटमेंट लगातार देता रहता है। भारत सरकार ने 2 बार इंटरपोल से को रेड अलर्ट नोटिस जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन दोनों बार इंटरपोल ने वो जो अर्जी थी या वो जो लेटर था उसको नकार दिया है, उसको नहीं माना है। उनका कहना है कि इसमें पर्याप्त सूचना नहीं दी गई, तो आप पूरी पर्याप्त सूचना दें तब हम रेड अलर्ट नोटिस जारी कर सकते हैं। अब जो अभी मामला वो क्या हुआ है कि पिछले साल अगर आपको याद हो, ट्रूडो यहाँ आए थे G20 की उसमें, और उसके बाद जब वो वापस, उनका जहाज़ ख़राब हो गया था, हमने उनको बहुत ठीक से देखभाल नहीं की थी उनकी। जब वो वापस कनाडा पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने तुरंत पहुँचते वहाँ स्टेटमेंट जारी हुआ, वहाँ की कैनेडियन पार्लियामेंट ने उसको वो किया। एक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में उन्होंने भारत का हाथ बताया था, ये उनका एलिगेशन था। हमारे उनके आज भी संबंध टेंस है, उस पर बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अमेरिका में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका नाम है निखिल गुप्ता, और उस पर यह आरोप है कि वो पन्नू की हत्या के लिए उसको भारत सरकार के रॉ एजेंट्स उसको यूज़ कर रहे थे। निखिल गुप्ता कुछ ऐसे लोगों को तलाश रहा था, को उसके साथ संपर्क में आया जिसको वो पन्नू की हत्या की सुपारी दे रहा था। पता ये लगा कि वो यूएस मतलब अमेरिका के उनकी इंटेलिजेंस के अंडरकवर एजेंट हैं, और निखिल गुप्ता साहब की ये साजिश पता लग गई। निखिल गुप्ता भाग गए, फिर उनको डिपोर्ट करके अब वो न्यूयॉर्क की जेल में निखिल गुप्ता है। अमेरिकन सरकार ने इसको बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने फिर भारत सरकार से इसका वो किया। अब हम तो कनाडा को तो हमने किनारे झाड़ दिया था कि नहीं तुम ये सब गलत कह रहे हो, यहाँ हम ये कर नहीं सकते थे। उनके CIA, उनकी पूरी टीम यहाँ जांच एजेंसी हिंदुस्तान आई, हमें उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ी, और हमने भारत सरकार ने एक हाई लेवल की जांच
इस पे बिठा दी है और वो जांच चल रही है। अब क्या हुआ है कि पन्नू ने एक सिविल सूट डाल दिया है यूएस फेडरल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें उसने में फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन फॉर असॉल्ट, उसके ऊपर जो ये हत्या करने की जो कोशिश की गई उसको लेके उसने कहा है कि मेरे ऊपर हत्या करने की साजिश की भारत ने, और इसलिए मुझे एक फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के हिसाब से अमेरिका में इस तरह के कोई कानून है जहाँ पे ये मिल सकता है। और उसने वहाँ पे एक नामजद रिपोर्ट ये लिखाई है। उस नामजद रिपोर्ट में उसने रॉ के अधिकारियों और हमारे एनएसए जो डोवाल साहब हैं उनका नाम लिखाया गया, उनके नाम से नामजद रिपोर्ट है। और उसने अपने कंप्लेन में कहा है, ये आज छपा है, सारे पेपरों में छपा है, उसने अपने नाम उसमें अपनी कंप्लेन में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस साजिश का पता था, पर लॉ सूट में उनका नाम मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि एज अ हेड ऑफ स्टेट उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है क्योंकि वो एक राष्ट्र के राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री। अब मुश्किल क्या है कि जो निखिल गुप्ता हैं वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क की जेल में, उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल ही रहा है, वहाँ जांच चली रही है। भारत भी अपनी एक इंक्वायरी कमेटी की बात कर रहा है, इन आरोपों की जांच हो रही है। लेकिन जो एक थोड़ा डिस्टर्बिंग है बात, वो पन्नू ने अपने इस जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें ये लिखा है कि एज अ एविडेंस कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिक्लेयर करते हैं कि घर में घुस के मारेंगे अपने दूसरे राष्ट्रों के लोगों को, और इसको एज अ एविडेंस उसने वहाँ यूज़ किया है कि अब जो नया भारत है वो घर में घुसकर मारेंगे, इस तरह का उसने इसको आधार बनाया है। जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। तो इस रेफरेंस में मैं ये कह रहा था कि मोदी जी को थोड़ा सतर्क नहीं, थोड़ा अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना होगा। यहाँ वो जो गाली गलौज करते हैं हिंदुस्तान में, अब भाई सारा कुछ उनके हाथ में है, इस मतलब इलेक्शन कमीशन से लेके ईडी सब कुछ उनके हाथ में, तो कौन एफआईआर करेगा, कौन सुनेगा। गाली यहाँ पे भी वो खूब अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का कोई स्तर नहीं है। लेकिन जब आप विदेश के वाले मामलों में इस तरह की बात करते हैं, घर में घुस के मारेंगे, इलेक्शन लेंगे, तो ये आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा ना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, चीन के रेफरेंस में। अब तक शायद कितनी दर्जनों से ज़्यादा बार भारत और उनकी कोर कमांडर की मीटिंग हो चुकी है। चीन हरदम एक चीज़ लेके ये खड़ा हो जाता है कि आपके तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, तो आप किस ज़मीन की बात करते हैं कि क्लेम करिए। वो तो कहते हैं कि हम लोग घुसे ही नहीं है, तो हम बैठे हुए हैं अपनी ज़मीन पे। तो इससे देश का कितना नुकसान हो जाता है, इस भाषा पे अगर थोड़ा नियंत्रण रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन से आप नहीं पड़ेंगे। अब तीसरी बात, आकाश आनंद ने स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी किसके साथ खड़ी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जगाधरी में, हरियाणा में आकाश आनंद जी ने अपना पहला, जिसको कहते हैं ना सोलो, अकेले उन्होंने भाषण दिया इस विधानसभा में। वो लोकसभा में भी दिए थे, और लोकसभा में आपको याद है जब उन्होंने लखीमपुर खीरी या बहराइच या सीतापुर उसी इलाके में जब उन्होंने खड़े होकर जम के भाषण दिया, और बीजेपी को उन्होंने, क्योंकि बीजेपी यहाँ मेन पार्टी थी, जब वो कहा तो दूसरे दिन तक बहन मायावती जी ने, जो उनकी बुआ हैं, उन्होंने उनको सारी चीज़ों से निकाल बाहर किया। ना वो उनके सक्सेसर बोले गए और ना ऑफिशियल वो क्या नेशनल कोऑर्डिनेटर, सबसे बर्खास्त किया, और ये बयान जारी किया कि अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इस बार उनको समझ में आ गया कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किसके बारे में कहना है किसके बारे में नहीं कहना है, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, हमारा बीएसपी का रोल क्या है। ये रोल उन्होंने बखूबी जगह में निभाया। उन्होंने पहली बात तो ये कही, जो एक झूठ बीजेपी भी कर रही है, उसी झूठ को उन्होंने आगे बढ़ाया कि जो कांग्रेस है ये आरक्षण विरोधी है।
उन्होंने बताया जो राहुल गांधी ने स्पीच दी थी यूएस में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, ये उनका उसको इस तरह से इंटरप्रेट किए। जो बात वहाँ पे हुई थी वो राहुल गांधी ने कहा था कि व्हेन इंडिया इज़ अ फेयर प्लेस देन वी विल टॉक ऑफ दिस। जब हिंदुस्तान में समानता हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक फिर नहीं, समानता हो जाएगी, सबको बराबर अवसर, तब हम इसकी बात सोचेंगे कि ये आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। और साथ में ये भी कहा था एंड इंडिया इज़ नॉट अ फेयर प्लेस। आज हिंदुस्तान में ये समानता नहीं है। अब उसको कह रहे हैं नहीं, देखिए उन्होंने आरक्षण, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। फिर आकाश आनंद जी की जरा उम्र देख लीजिए, और उन्होंने जोर से ये पूछा, अपना सब उन्होंने किया, और उन्होंने बताया कि खड़गे जी जो हैं वो चमचा हैं। और उन्होंने भीड़ से बुलवाया, क्या है खड़गे? तो भीड़ ने कहा चमचा। तो ये उनकी उपलब्धि थी कि खड़गे जो शायद उनके बाबा की उम्र के होंगे, उनको वो चमचा चमचा कह के उन्होंने अपनी, जो बीजेपी का वही है ना कि गाली जो जितनी ज़्यादा देगा वो उतना उसके पॉइंट्स हैं, वो किया। तीसरा, उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि ये गद्दार, इन्होंने दलितों का जो कॉज था उसको लेके इन्होंने गद्दारी की है। तो उन्होंने किसी को चमचा, किसी को गद्दार, किसी को आरक्षण विरोधी करके सबको सर्टिफिकेट बांटा, जैसे बीजेपी बांटती है। और बहुत खुश आ गए, क्योंकि इस बार बुआ जी उनको इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि हो सकता है शाबाशी दें कि वाह बेटा वाह, तुमने कांग्रेस का तो खूब गाली दी, अब हो सकता है कि बीजेपी से अपने को कुछ फ़ायदा मिले। वहाँ पे हरियाणा में बीजेपी और बीएसपी और कांग्रेस ये कैसे लड़ रही हैं और बीएसपी किसको नुकसान पहुंचा रही है, स्पष्ट इसलिए हो गया कि केवल और केवल उनका वार कांग्रेस की तरफ था। वैसे भी वो एक बार दूध के जले हुए हैं, बीजेपी के लिए बोलने के नहीं, घुमा फिरा के हल्का फुल्का कह दिया भाई ठीक है बीजेपी भी ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा हमला कांग्रेस के लिए किया, और जो उनका ब्रीफ भी था। तो एक तरह से ये बिल्कुल स्पष्ट अब हो गया है कि बीएसपी अपने इस रोल में आ गई, डिमोलिशन स्क्वाड नहीं कहते, वो अब केवल कांग्रेस के वोट काटना है कैसे, इसके लिए अपने जगह जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। और ठीक है, ये उनको लगता है कि इस तरह से वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा एंड ऑफ द डे वोटर सुप्रीम है, जो मतदाता है वो सुप्रीम है। वो शायद इन बातों को मुझसे या आपसे, मेरे दर्शकों, इनसे बेहतर देख रहा है और समझ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।